हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बीएसटीसी 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा रहने वाला है शिक्षण अभिक्षमता। जी हाँ, शिक्षण अभिक्षमता का जो आपको मैं बता दूँ 50 क्वेश्चन का टॉपिक रहता है आपका, और इसके 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 150 नंबर होते हैं और 50 क्वेश्चन होता है। अब तक हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो वो क्लास देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स ने बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम देने की तैयारी की है वो इसे अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। शिक्षण अभिक्षमता के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपकी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होते हैं। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो आप एक शिक्षक हो तो आप इस चीज़ को आगे कैसे हैंडल करोगे। मेनली शिक्षण अभिक्षमता के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक के हाथों में, शिक्षक के दिमाग में एक इस तरह का तरीका होता है जिससे वो अपना ज्ञान, अपनी समझाई हुई बातों को और समाज के आसपास के जो वातावरण का ज्ञान है वो बच्चों को इतनी आसानी से, इतनी सहज तरीके से बच्चों को समझा पाए ताकि बच्चे उसे समझें, उसकी बातों का अनुकरण करें और शिक्षक अपना व्यक्तित्व इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें कि बच्चे जो हैं उससे बहुत कुछ सीखें। तो ये होता है इसका शिक्षण अभिक्षमता का मतलब मेनली, यानी कि टीचर की वो अभिरुचि, वो टीचर का ज्ञान जो बच्चों को वो आसानी से समझा सके। चाहे वो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो या फिर बहुत ज़्यादा एवरेज हो, तो उन सभी को आसानी से टीचर जो अपनी भाषा में अच्छे से समझा सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो 50 तक क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर ए, जब बालक अपनी आयु वर्ग के अन्य बालिकाओं से मेलजोल बढ़ाता है, कैसा तब सामाजिक विकास होता है। नंबर बी, जब बालक वृहद समूह में सम्मिलित होने पर अपने परिचितों से चिपका रहता है, क्या तब सामाजिक विकास होता है। नंबर बी, जब बालक को अपने प्राय का सार्थक ज्ञान होता है, क्या तब बालक का सामाजिक विकास होता है। नंबर डी कह रहा है कि जब बालक मित्र मंडली को प्राथमिकता प्रदान करने लगता है। देखिए यहाँ पर बालक का सामाजिक विकास हो रहा है, इसका सर्वप्रथम हमें पता कैसे चलता है, जब बालक को अपने प्राय का सार्थक ज्ञान हो जाता है। भाई ये चीज़ अपनी है, ये पराई है, किसी चीज़ को नहीं चुराना चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए। यानी कि अपने प्राय का जब बालक को प्रथम बार ज्ञान हो जाता है तभी उसमें सामाजिकता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया तो आपके लिए निम्न में से क्या उचित है। अगर आप मान लो एक शिक्षक हो, जैसे भी हो, आपको कोई भी एक फंक्शन हो रहा है, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं पे भी हो, आपको बुलाया जा रहा है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे मुख्य अतिथि, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है। नंबर ए, ठीक समय पर पहुँचेंगे। नंबर 2 कि समय के बाद पहुंचेंगे और गर्व का अनुभव करेंगे, निकाल ही देगा थाना बार बढ़नी कौन दे। नंबर सी, समय से कुछ पूर्व पहुंचेंगे, कुछ पूर्व पहुंच के क्या करूँगा। नंबर डी है कि समय के बाद पहुंचेंगे और समय याचना करेंगे, भाई लेट हो गयो, यहाँ कौन साधन अटक गयो, यहाँ हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको क्या करना है, ठीक समय पर पहुँचना है। वहाँ पर जाके आए हुए लोगों से तालमेल बैठाना पड़ता है। कुछ एक मान लो अपनी एक्टिविटी करनी होगी या फिर भाषण वगैरह है, जो भी है, आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पर आमंत्रित वहाँ पर जाना है, वो भी कब, समय से ठीक पहले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता। सामाजिक संदर्भ में ऐसा कौन सा गुण है जो कि सक्रियता का संप्रेषक नहीं है। नंबर ए, उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है। नंबर बी, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभव से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। नंबर सी, वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यदि उसे ये ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। नंबर डी, वह समूह के निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है, नहीं है, क्या नहीं है कि सामाजिक संदर्भ में सक्रियता का संप्रेषक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा गुण इसमें से हमें दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है। देखो वह क्या करेगा, उन सभी गुणों को ग्राह्य करेगा, ठीक है ग्राह्य करेगा, और अपेक्षित योगदान भी देगा, ठीक है योगदान देगा, निष्क्रिय सदस्यों से संबंध सीमित कर लेगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभव से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करेगा, यानी कि वह अकेले या जो अपना मतलब व्यक्तिगत अनुभव वहाँ पे बांटता रहेगा
और सोचेगा कि हाँ मेरे अनुभवों से ये जो है इनको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये सक्रियता के गुण नहीं है। सक्रियता, सामाजिक सक्रियता का मतलब क्या होता है, जिसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो आपस में विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझे, न कि किसी एक के ही विचार को सुने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित स्थिति समाजमिति प्रविधि के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। यहाँ इन ऑप्शंस में पढ़ने से कौन सी एक विधि है, कौन सी स्थिति है जो समाजमिति विधि से मिलती है। देखो ये जो शिक्षण विधियाँ होती है समाजमिति विधि, तो ये जो है J.L. मेरिनो के द्वारा दी गई थी और इसमें जो है सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जब शिक्षक को कार्य एवं खेल समूह का निर्माण करना होता है तो क्या समाजमिति होती है। नंबर बी, जब शिक्षक को छात्रों में नेतृत्व भावना को पहचानना आता है, क्या तब समाजमिति मिलती है। नंबर सी, जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम बालकों की मदद करना चाहता है। नंबर डी, जब शिक्षक बालकों की समस्याओं का निराकरण करता है। देखो समाजमिति विधि जो है J.L. मेरिनो के द्वारा दी गई, इस हिसाब से हम देखें तो इस स्थिति में ये देखो, जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम बालकों की मदद करना चाहता है, जो बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है यानी कि पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमजोर है, उन बालकों को शिक्षक जो है सपोर्ट करके उन्हें प्रोत्साहन करके, भाई आप बच्चों ऐसा कर सकते हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप हाथ से कुछ चीज़ें बना सकते हो, इस तरह से अगर प्रेरित करेगा तो क्या है इसमें ये जो है प्रविधि शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग, ये जो संस्थाएं हैं स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं, जिनका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना होता है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। जो स्काउटिंग और जो गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं हैं जो क्या करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में सामाजिक परिवर्तनों का विकास करना। इसके द्वारा कौन सी स्थिति है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है, उसका भय बना रहता है। नंबर ए, छात्रों में प्राथमिक समूह के गुणों का विकास, ठीक है होता है इससे। इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का। नंबर सी, पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का। नंबर डी, इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्टों के निर्माण का। देखो इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कौन सा ऐसा प्रभाव है जिससे मान लो इसमें भय बना रहता है कि हाँ ये अच्छे से नहीं हो सकता, तो इसमें जो है इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले अभिकरणों का, इन संस्थाओं को प्रायोजित करने वाले जितने भी अभिकरण हैं, जितने भी साधन होते हैं, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किशोरों में तनाव विकृतियों कैसे पैदा होने की संभावना है। अपनी पहचान न होने से, भाई किशोर समाज में अपनी पहचान चाहते हैं। जब हम किशोर, ये जो मनोविज्ञान की अवस्थाएं पढ़ेंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, तो इसमें जो है किशोरों की जो विशेषताएं बताई जाती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि किशोरों में तनाव विकृतियाँ कैसे उत्पन्न होती है। अपनी पहचान न होने से, हाँ ये भी जो किशोरों में द्वंद्व रहता है जब उनकी पहचान नहीं बन पाती है। नंबर बी है जैविक विकास में अभिवृद्धि से। नंबर सी, आदर्शों की खोज से, किशोर जो है किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है। नंबर डी, सामाजिक असामान्यताओं से। तो यहाँ पे जो मेन जो इसका आंसर है ना तनाव विकृतियाँ पैदा होने का, तो वो है सामाजिक असामान्यताएं। बहुत सारे समाज में ऐसी असामान्यताएं होती है जिससे किशोर पसंद नहीं करते हैं, उनको बदलना चाहते हैं या फिर वहाँ पे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो इन सामाजिक असामान्यताओं से क्या होता है, उनमें इस तरह की जो है स्थिति है पैदा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक क्या करेगा, उनकी उपेक्षा करेगा, नहीं कर सकता, उनको सजा देगा, सजा भी नहीं दे सकता, कारण पता करेगा, प्रधानाचार्य को सूचित करेगा। प्रधानाचार्य को सूचित करने से कोई फायदा नहीं है, उपेक्षा करने से भी कोई फायदा नहीं है, सजा देने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसका राइट आंसर है, उसका कारण पता करेंगे। देखिए हमने पिछली 2-3 क्लासों में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और कम से कम 100 जो क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पिछली क्लास आपने नहीं देखे देख लीजिए। अब इस क्लास में हम कम से कम 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो आप इस क्लास में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है कि जो अगर एक शिक्षक सिखाना चाह रहा है, बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो उन स्टूडेंट्स में किस प्रकार के गुण होने चाहिए जो उसके सीखने को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि विद्यार्थी बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, तो क्या इससे सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर बी, विद्यार्थी शांत या बातूनी है, क्या इससे भी सीखने पर प्रभाव पड़ेगा।
नंबर सी विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है। और नंबर डी विद्यार्थी शारीरिक रूप से शक्तिशाली या कमजोर है। देखो उदार या सीमित है, बातूनी या शांत है, शक्तिशाली या कमजोर है, ये इसके इफेक्टिव आंसर नहीं है। सबसे इफेक्टिव आंसर वो है विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है। देखो व्यक्तित्व जो वैसे जो युंग ने बताए थे 2 प्रकार के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और उनके शिष्यों ने एक तीसरा टाइप बता दिया था, वो था इनका सम्मिलित रूप। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों का कौन सा गुण प्रभावित करते हैं। अंतर्मुखी विद्यार्थी तो वो होते हैं जो कि एकदम शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, किसी के बतलाने पर भी नहीं बोलते हैं, और ना ही इतना एक्टिवनेस दिखाते हैं, वो होते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व का विद्यार्थी होता है, चाहे वो शिक्षक होता है, वो समाज में भी अपने आप को इस ऐसे अच्छे तरीके से पेश करता है, क्लास में भी एक्टिव रहता है, यानी कि सब एक्टिविटी में एक्टिव रहता है, शांत रहने की बजाय वो कोई भी अगर समस्या होती है तो उसको उस पर खुलकर चर्चा करने की कोशिश करता है, दब्बू नहीं होता है। मेन बात ये है। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये दोनों ही गुण ऐसे होते हैं विद्यार्थियों के जो उसको सीखने में प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मनोवृत्तियाँ क्या है। कार्य करने की शैलियाँ हैं, या भावात्मक वृत्तियाँ हैं, या सोचने के तरीके हैं, या व्यवहार की वृत्तियाँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो मनोवृत्तियाँ होती है ना, वो होती है व्यवहार की वृत्तियाँ। हमारे व्यवहार में किस तरह के मतलब उतार चढ़ाव आते हैं। हम शांत है, संकालु हैं, झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं, या फिर मान लो संकोची हैं, या फिर वाकपटु है। जो भी हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे व्यवहार की जितनी भी वृत्तियाँ होती हैं, अपने बारे में हमारे व्यवहार कैसे हैं, दूसरों के बारे में हम कैसे सोचते हैं, ये सारी जो सोचने की वृत्तियाँ होती है, व्यवहार की वृत्तियाँ होती है, वो ही मनोवृत्तियाँ कहलाती हैं। ये जब हम मनोविज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस बात को क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या आपको सबसे पहले तो सारे ऑप्शन इसको पढ़ने हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि पूछ क्या रहा है। देखो पढ़ाते समय एक छात्र है, वो पीछे बैठकर चित्र बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। सोचो आप एक टीचर हो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और पीछे एक बच्चा बैठा जो क्या पेंटिंग बना रहा है, आपकी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, या फिर उसे दंड देंगे, या फिर प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे, या फिर उसके अभिभावकों से शिकायत कर देंगे। देखो दंड देना, प्रधानाचार्य से शिकायत करना, या फिर अभिभावकों से शिकायत करना, इससे क्या है, बच्चा एक तो पहली बात तो ये है कि वो पीछे बैठा ड्राइंग बना रहा था, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसका क्लास में बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, उसको समझाना है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई करने के साथ साथ आप जो है अपनी जो है ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपको टाइम मिले, खाली टाइम, तब आप ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप पढ़ाई पे भी ध्यान दो, और हो सके तो उसकी कला प्रतिभा को हमें उचित दिशा देने। जैसे कि स्कूल के जो लास्ट पीरियड होते हैं उसमें कोई अंताक्षरी वगैरह, कोई ड्राइंग कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें इस तरह के तरीके में उन बच्चों को आगे लाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 करने के सिद्धांत पर आधारित है, नंबर बी तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए है, नंबर सी सीखने का स्थानांतरण है, नंबर डी सीखने वालों की कोशिश पर निर्भर करता है। दूरदर्शिता का सिद्धांत यानी कि बच्चे जो है अब जो भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो वो उनको कैसे हैंडल कर सकेंगे। तो ये जो सीखने का सिद्धांत है ना, ये कथन किस पे लागू होता है, वो होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यार्थियों का बीच में स्कूल छोड़ देने का कारण क्या नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल में आते तो हैं, लेकिन कम से कम 10-15 दिन या फिर महीने भर के लाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा कि इसका कारण क्या नहीं है। ये बात आप नोटिस करना, बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम में इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। खटी तो नहीं हुआ, खटी है हुआ, तो नहीं और है में सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूज़न होता रहता है। इसी से बहुत सारे बच्चों के जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। तो थे ही टॉपिक पर ध्यान दिए ज़रूर। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या कारण नहीं है। देखो स्कूलों का दूर होना, हाँ ये कारण है कि बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। नंबर सी कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हाँ ठीक है, पेरेंट्स नहीं भेज सकते, तो ये भी कारण है, स्कूल छोड़ सकते हैं। नंबर डी पढ़ाने की विधियाँ मनोरंजक नहीं है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखो पढ़ाने की विधियाँ, स्कूलों का दूर होना, आर्थिक स्थिति, ये सारे तो कारण हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें पूछा कि कारण नहीं है, तो नहीं वाला कारण क्या है, उनको पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं,
तो ये इसका कारण नहीं है। पढ़ना तो चाहते हैं कि ये इसके कारण है, इतनी इतनी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण वो नहीं आ सकते, लेकिन बच्चे आ सकते हैं, बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं, ये इसका कारण नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करोगे? एज ए टीचर आप स्कूल में बैठे हो, आपको पता चला कि आज तो वो टब्बर तो आएगा नहीं स्कूल में, आज वो भी कौन है, फिर सार खबर ली तो पता चले कि वो तो सिनेमा देखने उड़ गयो, तो बठे भी टाइम में थे कि डिसीजन ले होगा। तो इस आधार पर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दूंगे कि जानने नहीं वो आना है तो अपन के लेना देना, ऐसे नहीं करना है। नंबर बी है कि छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। नंबर सी कह रहा है कि छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे। ठीक है आज ना है फिर के सिनेमा उड़ गया तो काल आमते कुटांगा, ऐसे नहीं करना। नंबर डी है कि छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। अभिभावकों को सूचना देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्यालय से मैं दंड देने से क्या होगा, बच्चे 2-3 दिन और स्कूल नहीं आएंगे और ध्यान ही नहीं देंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाकर समझाएंगे कि देखो सिनेमा देखनी तो कोई बात नहीं, जाओ छुट्टी होती है संडे के दिन उस दिन जाओ, आप स्कूल टाइम में स्कूल आओ। तो इस तरह से ये जो है पॉइंट यहाँ पे इसका आंसर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कारण कौन सा है? बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण ही नहीं होता, तो इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? यहाँ पे छात्रगण, यहाँ पे अध्यापकगण और नेतागण। तो हम देखें तो ये तीनों ही कारण होते हैं। अगर ये तीनों मिल के एक इस प्रकार की संस्था का संचालन करें जिसमें अध्यापक जो है अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चे भी मन लगा के पढ़ना चाहिए और नेतागण भी उस स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहिए, तभी एक स्कूल नाम की जो संस्था है वो आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? भाई भारतीय समाज है, इसमें नकारात्मक मूल्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करोगे? मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होंगे। नंबर बी कह रहा है आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका अपनाने की जरूरत नहीं है। नंबर सी कह रहा है कि आप समाज सुधारने का संकल्प ले लेंगे। नंबर डी है कि आप अपने छात्रों को दो बार आगे यहाँ पे अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। देखो मन ही मन दुखी होंगे तो इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका ही मन खराब होगा। नंबर 2 ये कह रहा है कि भाई खुद अच्छा मन जाओ, अपन दूसरों के काम है, मतलब कि अपना काम मनता और बाढ़ में की जनता, ये काम नहीं करना कि आप के दूसरों ठेको थोड़ी ले रहे थे, ये बात इसमें नहीं होगी। एक अध्यापक हो तो अध्यापक होने के नाते आपको पूरे समाज को सुधारने का दायित्व होता है आपके ऊपर। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को सुधारेंगे, उनको अच्छा ज्ञान देंगे, उनके सामाजिक वातावरण से रिलेटेड उनको ऐसे ऐसे संस्कार दोगे ना आप, तो आगे जाकर वो बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे, यानी कि अपने देश का भविष्य बनेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि अपने को ठेका नहीं ले रखा है, आबादी में जच्चक बनी। नंबर सी है कि समाज सुधारने का संकल्प ले लेंगे। समाज को कब जाके सुधारोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ सुधार सकते हैं जब हम अपने जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको अगर अच्छे से अनुशासित रख के उनको कुछ नियम कानून वगैरह उनको अच्छे से समझाएंगे तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला वो ये है कि आप जो है अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। जब छात्रों का विकास होगा, पढ़ लिख कर वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, सद्नागरिक बनेंगे, तो वो भविष्य में भी अपने समाज को भी सुधारेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कक्षा में मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। पर्यावरण जो है वो मानवीय पर्यावरण यानी कि मानवीय जो सद्भावनाएं होती है, मानवीय जो संबंध होते हैं, सहयोग, शांति और ये जो सारे व्यवहार होते हैं उनका विचार कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। नंबर बी छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु। नंबर सी छात्रों के उचित प्रकाश संवातन फर्नीचर व्यवस्था हेतु। नंबर डी कह रहा है कि छात्रों के प्रति शिक्षक का मानवीय स्वरूप प्रस्तुत करने हेतु। यहाँ पे पूछ रहा है कि मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। अगर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, उनकी सब मान लो परिस्थितियों में विकास किया जाएगा, तो इस प्रकार से मानवीय वातावरण का संचालन हो सकेगा। आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो इसी चीज़ पर जोर देती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, चाहे किसी से संबंधित उनका विकास हो तो वो होना चाहिए। चाहे वो अगर खेल में आगे बढ़ रहे हैं तो भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ाई में आगे तो सपोर्ट करना चाहिए, जिस भी एक्टिविटी में अगर बच्चा आगे है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी मानवीय पर्यावरण की स्थापना हो सकेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा।
इस कथन का क्या आशय, हमने जस्ट अभी पीछे देखा था कि वो सामाजिक सुधार के लिए, तो हम छात्रों को सुधारेंगे फिर समाज सुधरेगा। तो यहाँ पे ये कह रखे कि आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व है। इस कथन का क्या आशय? नंबर 1, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों का कंधा मजबूत कर दें। नंबर 2, बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। भाई आप शारीरिक प्रशिक्षण मान लो योग व्यायाम जो करोगे तो हष्ट-पुष्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी सुडौल हो जाएगी, तो मतलब आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह के भाई सब ऑप्शन देखो कितने तकड़े दगड़े दे रखे हैं। नंबर C कह रहा है कि बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। और नंबर D, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। आधुनिक शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया, जिससे मतलब वो अपना तो फ्यूचर सुधारेंगे ही और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी वो मतलब उसे अच्छे से संयोजित करेंगे, उसमें सद्नागरिकता का विकास करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्वयं के घर को साफ रखेंगे, वो तो एक ही घर होगा। दूसरा कह रहे कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको उनकी शिकायत करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरे कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे लड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ा में सिर बोले फुड़ा लियो बना की को नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना। हाँ, ये इसका राइट आंसर है कि समुदाय में अगर हम समुदाय में आसपास के लोगों से ये चर्चा करेंगे, उन्हें इस तरह से प्रेरित करेंगे कि जो आसपास साफ़ सफाई रखने से क्या हमारे हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर कहीं पर गंदगी है तो वो हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेगी, कितनी हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह की चेतना जागृत करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रजातंत्र में क्या होता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, होता है। नंबर 2 है कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए, ये तो नहीं है। नंबर C कह रहा है कि सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले। क्या प्रजातंत्र में ऐसा होता है? नहीं। नंबर D इसमें से है कि प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए, तो वही प्रजातंत्र की एक सही में परिभाषा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि चुनाव में मान लो आपसे ये पूछा गया है कि आप कहीं आपके यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे। हर हाल में अपना मत डाल लूँगा, एक अच्छे नागरिक होने के नाते वोट नहीं डालूंगा, माने के मतलब है। नंबर C कि वोट डालने जाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था कर दे, सरकार करे गाड़ी भेज दे तो मैं वोट डालने जावा। नंबर D कह रहा है कि समय मिलने पर ही वोट डालूंगा, भैया अभी टाइम नहीं है, टाइम उसी से डाल दूंगा। नहीं, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप हर हाल में वोट डालने जाओगे, अपना मत दोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। जो आधुनिक सिनेमा की चक्काजाम है वो छात्रों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। घर से पलायन करने में, घरों भाग जाओ बच्चों। नंबर B है कि दिवा सपने में रत रहने में। नंबर C कि रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। नंबर D है कि अभिनेता जैसे दिखने में, अच्छा से हेयर स्टाइल और सूट बूट पहन गए अभिनेता जैसा दिखने लग जाए। तो आधुनिक सिनेमा के हम देखें तो इसमें से ये चारों ये जो है ये प्रभाव भी इसमें हो सकता है, क्योंकि जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक आदर्श मानते हैं और रचनात्मक कार्य करने में कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है सिनेमा में जो क्या होती है बच्चों को कुछ प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो होता है दिवा स्वप्न में रत रहने में। दिवा स्वप्न क्या होता है, दिन में सपने देखना कि भाई बच्चा पढ़ तो रहा नहीं है, फिर भी वो सपना देख रहा है कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये होगी, वो होगी। अरे पहले पढ़ाई कर लो तब भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर ये होता है कि सिनेमा का जो छात्र प्रभाव पड़ता है वो दिवा स्वप्न देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाल विवाह को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। नंबर 1 कानून की सख्ती से अनुपालन करना। नंबर B माता पिताओं को ऐसी परंपरा में भागीदार बनने के लिए मनाना कि आप इसमें नहीं जा सकते, आप मान जाओ, आप कहना मानो। नंबर C है कि विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। नंबर D है कि ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। अनदेखी करना इसमें राइट नहीं है। और इसमें हम देखते हैं कि जो विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा जब शिक्षक विद्यार्थियों को इस तरह से प्रेरित करेगा कि जो बाल विवाह होता है उसकी कितने नुकसान होते हैं और किस तरह से ये समाज को जो है मान लो समाज में ये सही बात नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को हम समझाएंगे तो वो उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, उनमें जागृति आएगी, फिर वो अपने घर वालों से अपने समाज से इस बारे में चर्चा करेंगे, जिससे परिवार भी समझ पाएगा और समाज भी समझ पाएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे
या फिर उन्हें अशिक्षा की हानियाँ बताएंगे, या उनका खुलकर विरोध करेंगे, या आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो इनमें हम देखते हैं कि हम उन्हें क्या कहेंगे, अशिक्षा की हानियाँ बताएंगे। भाई ना पढ़ने के कितना नुकसान है, तो वे सारी चीज़ें पापा ने समझावांगा और समझाएगा वे भी, और अपनी बहनों को भी क्या शिक्षा के लिए वो भेजेंगे स्कूलों में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। नंबर बी है कि जन चेतना पर लेख प्रकाशित करें। नंबर सी कि जगह जगह जन चेतना पर व्याख्यान दे। नंबर डी कि जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, व्याख्यान दे हो नहीं सकता इतना ज़्यादा प्रभावी, लेख भी इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। अगर शिक्षक खुद सक्रिय रहेगा, अपने छात्रों को भी सक्रिय करेगा, प्रोत्साहित करेगा, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जागृत करेगा, आसपास के समाज में इस तरह की चेतना जागृत करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं क्या करूँगा। एज ए टीचर आप अपने क्लास अटेंड कर रहे हो और आपके साथी जो शिक्षक है वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे। मैं भी कक्षा नियमित नहीं लूँगा। नंबर बी कि प्रधानाचार्य से शिकायत करूँगा। नंबर सी अपनी कक्षा नियमित रूप से लेता रहूँगा। नंबर डी कि अपनी कक्षाएं तो नियमित रूप से लेता रहूँगा और अपने कुछ मित्र अध्यापक हैं उनको भी नियमित रूप से क्लास लेने के लिए मनाऊंगा। ये यहाँ पे राइट रहता है कि आप तो अपनी क्लास रेगुलर अटेंड करो, बाकी जितने भी शिक्षक हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करो, उन्हें भी ये मनाओ कि अगर आप क्लास नहीं लोगे तो बच्चों का कितना लॉस रहने वाला है, हमारा रिजल्ट भी कितना इफेक्ट होने वाला है। अगर बच्चों को ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो वो सीखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में वो क्या करेंगे। तो इस तरह से है जो आप भी अटेंड करिए रेगुलर क्लास और बच्चों अपने साथी अध्यापकों को भी इसलिए प्रेरित कीजिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक संदर्भ में गैंग शब्द व्यक्त करता है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये गैंग शब्द है वो किस शब्दावली को व्यक्त करता है, तो वो करता है पुरुष बालकों के समूह को। गैंग, एज और टोली की अवस्था, ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के बारे में जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया कि गैंग शब्द जो है बालकों के समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है। यानी कि व्यवहार में असामान्यता यानी कि उसका व्यवहार स्थिर नहीं है, कभी तो वो गुस्सा कर रहा है, कभी वो हंस रहा है, कभी खेल रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है, कभी शांति से बातें कर रहा है। ये व्यवहार में असामान्यताएं होती है, कभी डर रहा है और कभी डरा रहा है। तो इस तरह की व्यवहार में असामान्यताएं हो जाती है बच्चों के व्यवहार में। तो इसका कारण क्या है, बार बार के असंतोष। नंबर बी महत्वाकांक्षा की अपूर्णता। नंबर सी अधिकारी वर्ग से टकराव। नंबर डी है कि मनोशारीरिक विकृति, मानसिक और शारीरिक प्रकार की विकृतियाँ होती हैं जो व्यवहार में असामान्यता ला देती हैं, जैसे क्या बच्चों के सीखने में भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि कोई बालक अपने घर से प्राय पैसों की चोरी करता तो हम क्या करेंगे। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि चपरासी अगर आपके मान लो स्कूल से कुछ चीज़ें चुरा के ले जाता तो आप क्या करोगे। तो इसी तरह से हम इसमें देखते हैं कि उसे कठोर दंड दोगे ताकि भयभीत होकर चोरी ना करे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नंबर बी कह रहा है कि उसे पर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए कि अगर चोरी ना करी तसर्री पे ले जाए। नंबर सी उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पुलिस में जाने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम क्या करेंगे, उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजेंगे। मनोविज्ञान में निदान और उपचार दो तरह की शब्दावलियाँ होती है। जो निदान होता है ना, उसमें यही होता है कि अगर कोई भी गलती हो रही है तो उसका कारण क्या है, सबसे पहले कारण खोजे जाते हैं। तो इस कारण को खोजना चाहिए, फिर उसके बाद ही उसका निदान करेंगे। भाई किस प्रकार की समस्या, भाई कारण क्या है, क्यों चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है चोरी और किस स्थिति में चोरी कर रहा है, आखिर इसका मोटिव क्या है, या फिर इसे कोई धमका रहा है, भयभीत कर रहा है, चोरी करने के लिए उकसा रहा है। ये सारे कारण हम जानेंगे और उसके बाद उसका उपचार करेंगे। तो इस तरह से ये स्थिति बनती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक जो व्यवहार है उसको क्या माना जाता है। नंबर एक, यह जन्म के बाद प्रारंभ होता है जो प्रतिरोधात्मक व्यवहार होता है तथा काफी समय तक लगातार प्रदर्शित करता है। नंबर बी कह रहा है कि जब बालक विद्यालय जाता है तो यह समाप्त हो जाता है। जो व्यवहार होता है बच्चे का प्रतिरोध करने का, यानी कि जो भी बातें हैं उनके खिलाफत करने का ये जो व्यवहार होता है, मतलब प्रतिरोध करने का जो व्यवहार होता है वो कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, इसकी क्या मतलब प्रभाव होते हैं। तो ये 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। नंबर डी कह रहे हैं कि किशोर अवस्था में उस स्थिति पर पहुंच जाता है।
तो जो शोध अध्ययन के आधार पर हम देखें ना, जो प्रतिरोधात्मक व्यवहार होता है वो 3 वर्ष की अवस्था तक कुछ स्तर पर होता है और उसके बाद जो है कम होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ज्ञान जो है वो विकसित होता है और उसमें जो नैतिक भावनाएं ज़्यादा परिपक्व होती हैं तो वो इस चीज़ों को समझने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राय देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो वे मंदबुद्धि होते हैं, या फिर वे शारीरिक विकलांग होते हैं, वे पृथक जातीय समुदाय से होते हैं, या फिर इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इस तरह पर हम देखते हैं कि जो छात्र जो मंदबुद्धि के शिकार होते हैं वो ही ज़्यादातर क्या है अपेक्षित होते हैं, बहुत सारे बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी क्लास। कम से कम 30 क्वेश्चनों पे हमने आज चर्चा की है। उम्मीद है कि थाने अच्छी तरह समझ में भी आया है। और आपको क्या करना है, हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। शिक्षण अभिक्षमता के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं, इसमें क्वेश्चंस बचे हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे इसी तरह से विस्तार के साथ। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।